गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको जो है एक कुशल पाठक के रूप में पठन रुचि का विकास के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज मैं उसके निम्न जो विशेषताएं हैं कि किन किन विशेषताओं के माध्यम से हम एक बालक में या किसी एक व्यक्ति में जो है हम पठन रुचि का विकास कर सकते हैं, सामग्रियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिसके माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों में या इस प्रकार से इस प्रकार हम छात्रों में पढ़ने के विकास के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हम उनके अंदर रुचि को उत्पन्न करेंगे। आज उन सामग्रियों के बारे में बात हम करने जा रहे हैं। आपको सामग्री के बारे में बताएंगे कि किस किस सामग्रियों से गद्यांश पद्यांश से बच्चा रुचि ले सकता है और अपने पठन के विकास को जो है एक कला के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसके बारे में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो सामग्री बताई गई है इसमें, वो पहली सामग्री या एक कुशल पाठक के रूप में विकास के रूप में ये पहला जो है सामग्री है। जैसे रुचिपूर्ण सामग्री प्रदान करना। रुचिपूर्ण सामग्री प्रदान करना, जब कोई छात्र या व्यक्ति छात्रों में पढ़ने की रुचि के विकास करने के लिए छात्रों में पढ़ने के साथ साथ उनके विकास के बारे में बात कही जा रही है कि उनके विकास को हम गद्यांश पद्यांश के माध्यम से उसको कैसे उसका विकास कर सकते हैं, इसके बारे में जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि करने के लिए जैसे रुचिपूर्ण सामग्री प्रदान करनी चाहिए जिससे छात्र का जो रुचि हो वो उसके प्रति जो है उत्पन्न हो सके। जैसे छोटे बच्चों में आप ले लीजिए, प्राथमिक स्तर पर छात्रों में बच्चे क्या करते हैं, ओरल कराते हैं, उनको बुलवाते हैं, बार बार किसी नंबरिंग कराते हैं या अकाउंटिंग कराते हैं और अक्षरों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से उनमें रुचि जो है रुचि का पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों में, जिससे कि बच्चा उन सामग्रियों के माध्यम से पठन करने में या पढ़ने में कुशल बन सके या बोलने में सक्षम हो सके। इस प्रकार से जो है रुचिपूर्ण सामग्रियों का छात्रों के प्रति प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से छात्र एक कुशल पाठक के रूप में उसे हम तैयार कर सके या उसके अंदर यह कला बना सके, वह कला हो सके एक छात्र के अंदर कि वह गद्यांश पद्यांश के एक एक शब्दों के अर्थ के बारे में बता सके और आगे चलकर वह कहीं कहानी नाटक कुछ भी आदि इत्यादि चीज़ें हैं जिससे कि वह रुचि लेकर उसका सही ढंग से विकास करे और निर्माण भी कर सके। जैसे आप जिससे छात्र उसकी ओर स्वतः ही आकर्षित होकर उसे पढ़ने लगे। जैसे प्राथमिक स्तर पर हमने बताया ना, कहानी एवं कविता के विशेष रुचि होती है। हम छोटी छोटी कहानियों में देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कहानी और कविता ये दोनों चीज़ें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि आसपास परिवेश के जो भी सामाजिक चीज़ें होती हैं, अगर हम उसके माध्यम से उनको कहानियों के माध्यम से अगर प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे उसमें क्या है कि रुचि लेता है, उसमें रुचि उत्पन्न करता है और रुचि उत्पन्न होता है और उसे बड़े ध्यान से उसके बारे में सुनते हैं और साथ ही साथ रुचि उसका विकास भी होने लगता है। कविता है, छोटी छोटी कविताएं हैं, वीर गाथाएं कविताएं हैं, जैसे वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम, ऐसी कविताएं अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे उसमें रुचि उत्पन्न करते हैं या रुचि लेते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर कविताओं के एक एक शब्द का अर्थ निकाल कर वो भी कविता का सही तो इस प्रकार से कविताओं के माध्यम से बच्चों में हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और वो जो है उसके साथ साथ वह कविता के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ले लेते हैं जो कविता कहानी है वो किससे संबंधित होना चाहिए, तो हमारे सामाजिक रूप से देखा जाए तो सामाजिक के आधार पर जो कहानियाँ बताई जाती हैं बच्चों में उसमें बच्चे रुचि लेते हैं, या आसपास में जो परिवेश है उस परिवेश में जो भी सारी वस्तुएं हैं या
प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम बताते हैं तो जो है छात्र उसमें रुचि लेता है। और उसके बाद जो है कविता में छोटी छोटी कविताओं का पठन के लिए हम जब उसे प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से उसे पठन के लिए तो पठन के प्रति उनकी रुचि विकसित होगी तथा पठन के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने के लिए लालायित होंगे। हमने कहा छोटे बालकों में साहसिक कहानियों को बताना चाहिए, साहस वाली कहानी उन्हें बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में वो क्षमता विकसित होने लगती है, वो भी उसके प्रति अपनी भावनाओं को उस तरह से जो है सोचने लगते हैं। क्योंकि अगर साहसिक कोई कहानी होगा तो बच्चा उसी कहानियों के माध्यम से अपने भावों को भी प्रकट करने लगता है। छोटी छोटी कविताओं को पढ़ने के लिए उन्हें दिया जाता है तो वो अपनी तरह उन भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। तो हमेशा हर जगह अगर विद्यालयों में देखा जाए तो बच्चे इसके लिए हमेशा लालायित होते हैं, प्रेरित होते रहते हैं कि हमको कोई इस छोटी कहानी को या कहने के लिए अगर खड़ा करेगा, शिक्षक अगर हमें कुछ कहता है कविता कहने के लिए या पढ़ने के लिए, तो इस प्रकार से जो है वह बच्चा रुचि लेने लगता है। तो ये चीज़ें विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के छात्रों में ये रुचिपूर्ण सामग्री प्रदान करके उनके अंदर पठन कौशल को एक पाठक के रूप में उन्हें हम या कला के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सामग्री था। दूसरा हमारा है छात्रों की स्तर अनुकूल सामग्री। दूसरा हमारा क्या है? छात्रों के स्तरानुकूल सामग्री। तो इनके अनुकूल कहने का मतलब है कि छात्र के स्तर के अनुकूल अगर देखा जाए सामग्री होगी तो छात्र उसमें भी रुचि उत्पन्न करता है। जैसे कि छात्रों के स्तर के जिस स्तर के छात्र होंगे उस स्तर से देखा जाए तो उस स्तर के सामग्री अगर उनके पास होगा तो वो पढ़ने में या पठन करने में रुचि या पढ़ने में कुशल पाठक के रूप में जो है सफल हो सकते हैं। जैसे स्तरानुकूल सामग्री में पठन रुचि के विकास के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को उनके स्तर एवं योग्यता के अनुकूल सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम जो है ऐसी चीज़ें न उनको दें जिससे कि बच्चे में ये पठन करने की क्षमता का विकास न हो सके। हम ऐसे चीज़ों की ऐसी आवश्यकताएं सामग्रियों का उन्हें जो है साधन दें जिससे कि बच्चों में पठन करने की क्षमता का विकास हो सके। अगर जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो उनको हम छोटे छोटे चीज़ों में खंड खंड में करके अगर समझाएंगे बताएंगे तो उनका जो पठन करने की क्षमता का है धीरे धीरे विकसित होने लगता। अगर वहीं एक साथ में एक बड़ी कहानी को उनके सामने रख देता हूँ तो बच्चे उसमें पठन करने की रुचि नहीं लेते हैं और उनके स्तर के अनुकूल नहीं होता है, वो प्रतिकूल हो जाता है जिससे कि पठन रुचि उनका खत्म हो जाता है और पठन की कला उनके अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो पठन की कला को उत्पन्न करने के लिए हमें उनके स्तर के अनुकूल ही सामग्रियों को या उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें सामग्रियों को उपलब्ध कराते हैं या छात्र शिक्षक को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे उनका स्तर छोटे स्तर के हैं तो उनके छोटे स्तर पर उनके हिसाब से सामग्री देनी चाहिए। अगर वह माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं या जो है उच्च स्तर के बच्चे हैं तो उनके स्तर के अनुसार उन्हें सामग्री मिलती है, तब उनमें पठन करने की क्षमता या कौशल जो है विकसित हो पाता है। जैसे जो है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सरल एवं बोधगम्य भाषा में लिखित कहानियों एवं कविताओं को पढ़ने के लिए प्रदान करना चाहिए जिससे वह उसका भाव समझ सकें और तथा बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। क्योंकि जो पाठ्य वस्तु छात्रों को रुचिकर लगती है उसको वह बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और बार बार उसको जो है छात्र पढ़ते हैं। इसलिए जो प्राथमिक स्तर पर हम कहानी हो चाहे कविता हो वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चे का स्तर
या उसके प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि छात्र उसमें पढ़ने की रुचि न ले सके या पठन करने की कौशल की विकास न हो सके। इसके अनुकूल होगा तो छात्र उसे क्या करेंगे कि उसके भाव को बोधगम, मतलब अपनी भावनाओं के अनुसार उसे जब बोधगम करेंगे, उसकी बोध करेंगे और उसे समझ पाएंगे, तभी उसमें रुचि लेकर वह अपने स्तर के अनुकूल उसमें पठन करने की क्षमता को विकसित कर पाएंगे। तो इस प्रकार छात्रों के इस तरह अनुकूल सामग्री को विद्यालयों में, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में बालकों को या छात्रों को देना चाहिए, शिक्षकों को, जिससे कि उनके पठन कौशल सही ढंग से हो सके और वह आगे चलकर एक कुशल पाठक के रूप में एक कुशल पाठक की कला को प्रदर्शित कर सके। तो ये हमारा दूसरा जो है सामग्री था। हमारा तीसरा है सरल एवं बोधगम्य भाषा। तीसरा हमारा क्या है? सरल एवं बोधगम्य भाषा। तो ये भी जो है एक पठन कुशल पाठक के रूप में छात्रों को विकसित करने के लिए या उनके विकास के लिए, रुचि को आगे बढ़ाने के लिए तो भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाषा कैसा होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उसमें उस भाषा को सीख सके, अच्छे से बोल सके और उसमें पाठन करने की क्षमता का विकसित हो सके। जैसे अब सरल भाषा है, जहाँ पे कठिन भाषा है तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, बच्चा पढ़ेगा नहीं, और जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वह एक पाठक या एक कुशल पाठक नहीं बन सकता है। तो उसे पढ़ने के लिए हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए विद्यालयों में कि सरल एवं बोधगम्य भाषा का हर जो है कविता या कहानियों में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे भाषा प्रयोग करने से बच्चों में जो है पढ़ने की जो क्षमता है, पढ़ने की क्षमता का विकास हो पाता है। जैसे आप देख लीजिए कि जो पाठ्यवस्तु पठन के लिए छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, उसकी भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे छात्र पाठ्यवस्तु का भाव ग्रहण कर सके। जिस सामग्री के पठन में छात्रों को या छात्रों के भाव सामग्री के पठन में छात्रों को भाव को समझकर उसमें कठिनाइयाँ होती हैं, तो उसमें छात्र रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। ऐसी सामग्री एवं बोधगम्य होगी तो उस सामग्री का पठन में छात्रों को भाव समझने की कठिनाई नहीं हो पाएगी तथा उसकी रुचि भी विकसित होगी। हमें कहने का मतलब ये है कि अगर भाषा अगर सरल एवं बोधगम्य होगा तो उसके भाव को समझने के लिए छात्रों को कठिनाइयाँ नहीं होंगी। अगर वही भाषा कठिनाई होगी, भाषा कठिन होगा, उसको छात्रों को समझने या उसका भाव या उसका अर्थ ग्रहण करने में छात्रों को कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। और अगर सरल होगा, बोधगम्य होगा तो उसका भाव ग्रहण करके बालक उसमें अपने जो है पठन कौशल को विकसित करने में सक्षम हो पाएगा। तो इस प्रकार से वह सरल एवं बोधगम्य भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास होने लगता है। तो पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए हमें ऐसे ही पुस्तकों का या पाठ्यवस्तु को रखना चाहिए जिसमें बालक अपने पठन को जो है कुशल बना सके और पढ़ने में सक्षम हो सके। और बोधगम्य उसका मतलब कि भाव को ग्रहण करने में भी, उसके अर्थ को समझने में भी वह पूर्ण रूप से जो है विकसित हो सके। इस प्रकार से हमें पाठ्यवस्तु का प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा जो है प्रयोग जो है सामग्री है। अब हम देखेंगे चौथा है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार चौथा हमारा है शिक्षक का। तो शिक्षक द्वारा भी देखा जाता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे कि मतलब छात्र में पठन करने की क्षमता को वो पूरे ढंग से विकसित हो सके। अगर छात्र शिक्षक का व्यवहार देखा जाता है कि किसी छात्र के प्रति या छात्रों के प्रति उनका व्यवहार क्या है, सकारात्मक। प्राथमिक स्तर के छात्रों के प्रति जो शिक्षक होते हैं उनका व्यवहार जो है
सकारात्मक होना चाहिए। अगर वही व्यवहार उनका नकारात्मक होता है तो बच्चा किसी भी पाठ्यवस्तु में पठन करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाता है। तो प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों के साथ शिक्षक का जो व्यवहार हो बिल्कुल सकारात्मक हो, चाहे बच्चे कितने भी उदंड हो या वो जो है पढ़ने में भाव अर्थ ग्रहण करने में उन्हें कठिनाई हो रही है, तो उस प्रकार से शिक्षक को छात्रों को छोड़ना नहीं चाहिए। शिक्षक को चाहिए क्योंकि उसको किसी भी ढंग से पढ़ाने की पूरी कोशिश करना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है एक पठन करने में जो उसे कठिनाइयाँ महसूस हो रही, क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है वह बहुत प्रेम पूर्वक होता है। अगर वही चीज़ें नहीं है तो क्लास का जो वातावरण होता है वह सही नहीं हो पाता और बच्चे पढ़ने में भी रुचि नहीं लेते हैं और उनके क्षमता का विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। किसी भी स्तर पर अगर देखा जाए, चाहे प्राथमिक स्तर पर हो, चाहे माध्यमिक स्तर पर हो, चाहे उच्च स्तर पर देखा जाए, तो इसमें सबसे मायने ये रखता है कि शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वह सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। चौथा हमारा क्या है? शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। तो ये छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार, जैसे पठन के समय छात्रों द्वारा यदि कोई त्रुटि की जाती है तथा शिक्षक द्वारा छात्रों को दंडित किया जाता है तो छात्रों की पठन से अरुचि हो जाएगी। इसके लिए विपरीत यदि छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक एवं आत्मीय होता है तो शिक्षक के प्रत्येक कथन को छात्र आदर्श कथन मानेंगे तथा शिक्षक निर्देशन एवं परामर्श के आधार पर छात्र पठन में पूरी रुचि विकसित कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर शिक्षक का कोई छात्र है, अगर वह कक्षा कक्ष में पठन कर रहा होता है, छात्रों के बीच में अगर उससे कहीं त्रुटि हो जाता है और शिक्षक उसे डांटता है या दंडित करता है, तब उसमें छात्रों की कोई रुचि नहीं होती है पढ़ने में, वह रुचिकर हो जाता है, अरुचिकर होता है। अगर वहीं शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक होता है तो छात्र जो है उसकी त्रुटि को सुधारने का उसे समय मिलता है, मौका मिलता है और दंडित नहीं करता है शिक्षक, तो वहाँ छात्रों की रुचि जो है पढ़ने में जो है रुचि उत्पन्न हो सकेगा। और वह जैसे देखा जाता है कि उसका जो प्रेम पूर्वक व्यवहार है शिक्षक का, वो भी छात्र देखकर कक्षा कक्ष में पठन करने की प्रक्रिया को सही ढंग से कर पाएगा। अगर वही चीज़ें नहीं हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए छात्र, जैसे अब कहा जाता है कि शिक्षक कह रहा है कि आपको पढ़ना है, तो वो कोई भी छात्र उठकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरी त्रुटि होने के बाद शिक्षक हमको दंडित करेगा। तो जब दंडित करेगा तो छात्र इसके लिए प्रेरित होते ही नहीं है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए, उसकी गलतियों को, उसको त्रुटियों को सुधारने के लिए उसे समय देना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है आगे अपनी रुचि को पठन में बनाए रखें और आदर्श पठन करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार जो है छात्रों के प्रति होना चाहिए। आगे भी सारी सामग्रियां हैं जिससे कि पठन करने में कुशल, एक पाठक कुशल तैयार करने में हम सामग्रियों का प्रयोग कर सकते। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पांचवा सामग्री जो हमारा है वो प्राथमिक स्तर पर उचित पृष्ठपोषण के बारे में कहा जा रहा है कि इसका भी प्रयोग जो है शिक्षक के द्वारा अगर सही ढंग से होता है तो इसमें जो छात्रों की पठन की प्रक्रिया है वो उचित ढंग से हो पाता है। जैसे आप ले लीजिए कि पठन के समय छात्रों को शिक्षक द्वारा पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है तो छात्र पठन की क्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत स्थिति में पृष्ठपोषण के अभाव में छात्रों में पठन क्षमता का विकास तीव्र गति से नहीं होता है। अतः पठन रुचि के विकास के लिए पृष्ठपोषण आवश्यक है। मेन चीज कहने का मतलब ये, इसका तात्पर्य यह है कि अगर छात्रों में उचित ढंग से किसी भी पाठ्यवस्तु के विषय में अगर वह उसकी पृष्ठपोषण के बारे में नहीं जानता है या वह नहीं कर वो पठन करने में सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षक जब छात्र पठन प्रक्रिया शुरू करता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसके पठन प्रक्रिया में उसके उचित पृष्ठपोषण के बारे में उन्हें बताना चाहिए, जिससे छात्र उसमें रुचि ले सके या उसके पठन करने की क्षमता का विकास सही ढंग से हो सके।
अगर ऐसा छात्र नहीं कर अगर ऐसा शिक्षक नहीं करता है तो छात्रों में ये जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है या पठन करने की जो प्रक्रिया है वो छात्रों में तीव्र गति से नहीं हो पाता। छात्र क्या करता है, उससे धीरे धीरे पढ़ने लगता है, उसमें रुचि नहीं क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, रुचि नहीं उत्पन्न हो पाता है। अगर वही चीज़ें उचित ढंग से बताया जाता है शिक्षक के द्वारा छात्रों को, तो उसमें वह रुचि लेकर अब इसी पोषण की सही जानकारी उनको हो पाता है, तभी वह पढ़ने के बारे में या उसके जो है एक एक अक्षरों के बारे में या उसके पृष्ठ के बारे में वह जान पाएगा, तभी वह पठन करने में जो है एक कुशल पाठक के रूप में तैयार हो सकेगा। अगर ऐसा छात्र नहीं कर पाता है तो वह तीव्र गति से पठन नहीं कर सकता, वह कहीं न कहीं उसे एक कुशल पाठक के रूप में नहीं कहा जा सकता। अब पढ़ने की जो कला होती है वह छात्रों में पूरे रूप से जब वह प्राथमिक स्तर पर पढ़ना प्रारंभ करता है तभी वह आगे चलकर माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर किसी भी कहानी, नाटक या कविता के बारे में उसका जो है उसके बारे में लिख सकता है, उसके बारे में एक एक अक्षर के बारे में समझ सकता है। तो अपने द्वारा जो है कुछ न कुछ जो है कविता या कहानी, छोटी छोटी कविताओं के बारे में लिख सकता है और बता सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, प्राथमिक स्तर से ही बालकों में ये चीज़ें विशेष रूप से आवश्यक है और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि छात्र में पृष्ठपोषण के उचित ढंग से विकास हो सके। ये हमारा 5वां था। और 6वां हमारा है उपयोगी सामग्री। उपयोगी सामग्री एक मिनट। तो उपयोगी सामग्री के बारे में बात करेंगे कि पढ़ने के या पठन करते समय ऐसी कौन सी सामग्री है, कौन सी उपयोगी सामग्री है जो छात्रों के लिए उपयोगी है और उसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को करना चाहिए या अभिभावकों को भी करना चाहिए, जिससे कि छात्र में पठन करने की प्रक्रिया सही ढंग से हो सके या उचित ढंग से वो पठन करने में सफल हो सकें। तो इसमें जैसे कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा प्रवेश करता है और उनके साथ अभिभावक विद्यालय में जाता है तो वहाँ ये चीज़ें देखता है, ये चीज़ें कहता है अभिभावक कि शिक्षा से ही व्यक्ति जो है शिक्षा से व्यक्ति में जो है योग्य एवं उसको जो है बड़ा आदमी बना सकता है। अगर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बन सकता या योग्य नहीं माना जाता है। लेकिन अभिभावक का कहना यह है कि जब वह बच्चों को लेकर प्राथमिक विद्यालय में जो है नाम वहाँ पर ले जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ यही चीज़ कहा जाता है कि शिक्षा से व्यक्ति योग्य जाना जाता है और बड़ा आदमी बन सकता है। इस प्रकार से तथा शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी है। शिक्षा क्या है? जीवन के लिए उपयोगी है। ये सत्मार्ग पर ले जाता है। ये जीवन यापन करने के तरीकों को बताता है। शिक्षा के माध्यम से हम कई ऐसे जो है अपने अंदर अवगुण को गुण के रूप में बदल सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिसके ये उपयोगी है। इसका जो है जीवन में अगर हमें मिल रहा है उसका लाभ, तो हमें उस लाभ को उठाना चाहिए। छात्रों को जैसे प्राथमिक स्तर पर हैं, छात्रों को जब विद्यालय खुलता है प्राइमरी के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने, तो पूर्ण रूप से उनको शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चे क्या करते हैं कि लंच के समय भाग जाते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, न शिक्षक लेता है। तो उस प्रकार से कहा जा रहा है कि उपयोगी सामग्री का मतलब शिक्षा उपयोगी है जीवन में, और इसका उपयोग हर बालक को या हर अभिभावक को, छात्रों को, शिक्षकों द्वारा भी करना चाहिए। इस तथ्य को आत्मसात करके छात्र विद्यालयी गतिविधियों को आत्मसात करता है। विद्यालय में कई ऐसी गतिविधि कराई जाती है जिससे छात्र क्या करता है, उसको आत्मसात करता है। एक कुशल पाठक के रूप में तैयार करने के लिए कई जो है गतिविधि जो है प्राथमिक स्तर पर छात्रों में कराया जाता है, जैसे वाद विवाद हो गया, तर्क वितर्क हो गया, छात्रों में अंताक्षरी हो गया। ये ऐसे सामग्रियों का उपयोग करके छात्रों में क्या है कि पठन कौशल को पूर्ण रूप से उनके अंदर विकसित करने के लिए इन सामग्रियों का उपयोग करते हैं।
और उसके साथ साथ ये भी और छात्र इन गतिविधियों का क्या करता है, आत्मसात करता है, अपने जीवन में ग्रहण करता है, जिससे कि उसे कहीं न कहीं इस आत्मसात करने उपयोगी सामग्रियों को कहीं न कहीं इसका प्रयोग कर सके, जिससे कि उन्हें इस शिक्षा के द्वारा जो मिली हुई उपयोगी सामग्री है उसका उपयोग करके अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत कर सकें छात्र। जैसे फिर है कि ठीक इसी प्रकार जब किसी सामग्री को छात्र की दृष्टि में उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध कर दिया जाता है तो छात्र उसी सामग्री का पूरे मनोयोग एवं रुचि के साथ पठन करता है। जब गतिविधियों के द्वारा छात्र क्या करता है, आत्मसात करने के बाद जब वो धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में बढ़ता है तो उसमें जो पठन करने की जो कला होती है, कौशल होती है, वो छात्र जो है अपने जो है गतिविधियों के माध्यम से उसे अपने जीवन में उपयोग करते हैं और आगे एक कुशल पाठक के रूप में वो तैयार हो सकते हैं और उनके अंदर पढ़ने की क्षमता का भी विकास हो पाता है। अब हम देखेंगे कि आगे कौन सी सामग्री, जैसे परिवेशीय सामग्री। परिवेश का मतलब ये होता है, परिवेशी सामग्री का मतलब ये होता है कि बालक जिस वातावरण में रह रहा है, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उसके आसपास या पड़ोस के लोगों में जो परिवेशी सामग्री है उसका उपयोग भी छात्रों को करना चाहिए और उसके बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि छात्र एक कुशल पाठक के रूप में तैयार हो सके। उपयोगी परिवेशी सामग्री, परिवेशी सामग्री ये हमारा 7वां है। इसमें क्या है कि जो छात्र सामग्री छात्रों को प्रदान करने वाली सामग्री उनके परिवेश से संबंधित होती है तो छात्र उसका बड़े ही मनोयोग से पठन करता है। जैसे कुछ उनके वातावरण में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर उनके द्वारा जो है उनको प्रदान किया जाता है तो छात्र उसमें क्या करते हैं कि मनोयोग के द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से छात्रों में जो है पठन करने की क्षमता का जो है विकास हो पाता है। और जैसे हमने कहा ना कि उनकी परिवेशी सामग्री का उनके जीवन में उपयोग कराना चाहिए। जैसे राजा रानी की कहानी हो गई तो राजा रानी की कहानी को बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है, उसके बारे में जानता है कि राजा ने क्या किया था, राजा रानी का क्या संबंध था, राजा रानी किस राज्य के राजा रानी थे, उनके प्रजा कैसे थे, इसके बारे में छात्रों को जो है पूर्ण रूप से जो है कहानी के बारे में आप पठन करने के बारे में उन्हें बताना चाहिए, जिससे राजा रानी की कहानी सुनकर छात्र बहुत खुश होता है। सामाजिक कहानियाँ, जैसे सामाजिक कहानियाँ क्या होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं। जैसे समाज में हो रहे कई ऐसे जो है अच्छे कार्य हैं, जब छात्र के समक्ष वो रखा जाता है तो छात्र उस चीज़ को मनोभाव या मनोयोग के द्वारा उसे जो है ग्रहण करते हैं और उस चीज़ का अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं, जिससे कि वो एक जब पठन कर रहे हों या पठन करने की क्षमता का उनके अंदर ये कला आ सके या उसका विकास हो सके। सामाजिक कहानियाँ, सांस्कृतिक कहानियाँ, जैसे हमारे देश में कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी मनाया जाता है और 15 अगस्त मनाया जाता है। कई ऐसे महर्षि हैं जिनका जो है जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसी गतिविधियाँ अगर उनके सामने समक्ष रखा जाता है तो छात्र उसका स्वयं उसे मनोयोग के द्वारा उसका अध्ययन करता है और पठन करने में वो कुशल भी होता है, क्योंकि जब सांस्कृतिक परिवेश में सांस्कृतिक कहानियों को जानता है तो उसके बारे में वो कई भाग ऐसे प्रतिभाग करता है, जिससे छात्रों में ये चीज़ें विकसित होता है। जैसे 26 जनवरी पे जो वीर गाथाएँ कहानी हैं उनके बारे में वह नाटक करता है मंच पर। और परिवेशी जीव जंतु तथा वनस्पति के बारे में प्राप्त सामग्री का छात्र पूर्ण मनोयोग पठन करता है, क्योंकि उसका उपयोग जो है
या उसका तथ्यात्मक स्वरूप का पुस्तक में देखकर तथा व्यावहारिक रूप से उसे पठित करने में रुचि उत्पन्न होता है या वो कला उस छात्र के अंदर विकसित हो पाता है। तो इस प्रकार अभी और सारी सामग्रियां हैं जिसे जो है प्रयोग में लाकर तो इस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर जो है छात्रों में ये सामग्री जैसे समाज उपयोगी सामग्री है, तो समाज उपयोगी सामग्री का भी पठन करने में छात्रों की रुचि का विकास हो सकता है। समाजोपयोगी सामग्री इसका भी प्राथमिक स्तर पर छात्रों में करना चाहिए। समाज से संबंधित जितने भी उपयोगी सामग्री हैं उसका उपयोग छात्रों के समक्ष करना चाहिए, जिससे छात्रों के द्वारा पठन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां न उत्पन्न हो और वह सरल ढंग से पठन करने में सक्षम हो सके। समाजोपयोगी में छात्र इस प्रकार से छात्र के जो सामग्री समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो एवं उपयोगी मानी जाती हो उसका छात्र पूर्ण मनोयोग से पठन करता है। जैसे मान लीजिए जो छात्र के हित में हो वही उसी चीज का जो है छात्र क्या करता है, उसी का पठन करना यानी मनोयोग के द्वारा उसका पठन करता है और पाठक के रूप में कुशल पाठक के रूप में वह तैयार हो सकता है। जैसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही चीजें उसी चीजों को वो क्या करता है, पठन करता है। जैसे मान लीजिए क्या है महत्वपूर्ण में आप ले लीजिए विज्ञान एवं आविष्कार से संबंधित कहानियाँ या कहानियों का छात्र पूर्ण मनोयोग से पठन करता है, क्योंकि विद्यालय एवं समाज में छात्रों को यह बताया जाता है कि विज्ञान एवं आविष्कार हमारे समाज एवं राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। जैसे उन्हें यही चीज़ बताया जाता है कि विज्ञान या आविष्कार करने वाली जो चीज़ उपयोग सामग्रियां हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। वही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे कि छात्र उसका मनोयोग के द्वारा पूरे अध्ययन करता है या उसके बारे में वह पठन करने में रुचि लेता है और तभी वह आसपास के जितने भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर वही चीज़ें महत्वपूर्ण मानता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी होता है, जो उसके जीवन को जो है व्यतीत करने के लिए जो है उसका सहयोग कर सकता है। ऐसे ही समाज उपयोगी सामग्रियों का वह अपने जीवन में उपयोग करके एक पठन करने में कुशल पाठक के रूप में अपने आप को तैयार करता है। तो इस प्रकार से जो है समाज उपयोगी सामग्री है। ये हमारा जो है आठवां और नौवां हमारा है रसात्मक सामग्री। नौवां क्या है? रसात्मक सामग्री। तो इस प्रकार से हम रसात्मक सामग्री के बारे में बात करेंगे जिससे छात्रों में पठन करने या पढ़ने की क्षमता का विकास हो सके। रसात्मक सामग्री का जो है उपयोग छात्रों के समझ करना चाहिए। रसात्मक सामग्री इसमें क्या है कि जब छात्र के द्वारा या जिस पाठ्य वस्तु में जो है रसात्मक मतलब जिसमें कोई भाव अर्थ या पाठ्य वस्तु में जो भाव अर्थ ग्रहण करने पठन करते समय छात्रों में भाव का अर्थ ग्रहण करता है उसमें जो रसात्मक चीज़ें होती हैं, अगर छात्र रसात्मक सामग्रियों का उपयोग करता है तो बड़े आनंद के साथ वो जो है पठन करने में सक्षम हो पाता है। जैसे हम देख लेते हैं कि जिस पाठ्यवस्तु के पठन में छात्र को विभिन्न प्रकार के रसों का अनुभव होता है, उस पाठ्यवस्तु का पठन छात्र पूरे मनोयोग से करता है। जैसे एक छात्र वीर रस की कविताओं को पढ़ने में रुचि प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर
छात्र हास्य रस की कविताओं को पढ़ने में रुचि का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से जो सामग्री रसात्मक आधार पर छात्रों की इच्छाओं के अनुरूप है, उसमें छात्र के पठन की रुचि एवं मनोयोग का पूर्ण प्रदर्शन होगा। जैसे रसात्मक हमने बताया कि हर रसों का 9 रस होते हैं, हिंदी में देखा जाए तो 9 रस होते हैं, चाहे वह गद्यांश हो पद्यांश हो। उसमें अगर वह हास्य भाव आता है पढ़ने के बाद छात्रों में, तो वह हास्य भाव का प्रदर्शन करता है। अगर वहीं जिसमें वीर रस का भाव उत्पन्न होता है, तो छात्र जो है वीर रस का भाव जो है भाव ग्रहण करके उसका प्रदर्शन करता है। हास्य रस हो, चाहे भाव रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, मतलब अगर दुख की कहानी है तो उसमें दुख के भाव को वो प्रदर्शन करेगा। अगर हास्य मतलब हंसने की कहानी है कोई या कविता है, तो उसमें हास्य रस का भाव छात्रों के अंदर होगा। ऐसे रसात्मक सामग्रियों का प्रयोग करके छात्रों में क्या करता, छात्र उसे पूरे मनोयोग के साथ उसका पठन करता है। और छात्रों में यह पठन करने की प्रक्रिया जो है हमेशा बनी रहती है। और छात्र जब भी पठन करता है तो उसके साथ साथ उन रसों का भी आनंद अपने जीवन में उठाता है। तो इस प्रकार से रसात्मक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब देखा जाता है कि ये हमारा 9वां रस है, 9वां सामग्री है। 10वां हमारा क्या है, मनोरंजन संबंधी सामग्री। 9वां हमारा क्या है, 10वां मनोरंजन संबंधी सामग्री। देखिए, छात्रों में जब पठन करने की जो कला है प्राथमिक स्तर पर, तो जब छात्र पठन की प्रक्रिया को उनके समक्ष रखा जाता है, तो उसमें कुछ इससे संबंधित सामग्री रखा जाए, उनके मनोरंजन संबंधित सामग्री रखा जाए, जिससे कि अपने पाठ को या पाठ्यवस्तु को कुशल पढ़ने में वह सक्षम हो सके और उस ढंग से वह पाठ कर सके या पढ़ सके, जिससे कि उसका आनंद जो है पूरे मनोयोग के साथ पठन करने वाला या पठन करता उसका आनंद उठा सके। अगर वही मनोरंजन संबंधी उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, सामग्री नहीं होती है, तो किसी भी कहानी, कविता, नाटक, इन सब में पठन करने में बच्चा जो है मनोयोग के साथ जो है पठन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मनोरंजन संबंधी सामग्री कौन सी है। तो मनोरंजन संबंधी सामग्री जो है वो है प्राथमिक स्तर पर छात्रों द्वारा उस सामग्री का अधिक रुचि से पठन किया जाता है जिसमें छात्रों का मनोरंजन होता है। मनोरंजन से युक्त जो है चुटकुले हो, कहानी एवं कला, कविता छात्रों के पठन का प्रमुख विषय है। इससे क्या होता है, इससे रुचि में जिससे छात्रों इससे क्या क्या करते हैं, उसका मनोरंजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कहानियाँ या कविता छात्रों के पठन का प्रमुख विषय है। इन विषयों पर आधारित सामग्री प्रदान करके छात्रों में रुचि का विकास किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर की पुस्तकों में प्रायः चांद का कुर्ता, दही बड़ा, जलेबी एवं चूहों की सभा आदि कविताओं को छात्रों द्वारा पूर्ण मनोयोग से पठन करते हुए देखा जा सकता है। देखिए मेन चीज़ क्या है कि छात्रों में जब पठन, हमने कहा कि कविता कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका जो है मनोरंजन या पूरे मनोयोग के साथ छात्र जो है इसका पठन कर सके और उसका लाभ, उसका आनंद भी वह उठा सके। जब वह पठन करता है तो उसमें देखिए प्राथमिक स्तर पे कुछ ऐसे पाठ्यवस्तु में ऐसी कविताएं हैं जिससे कि बच्चा उसका मनोरंजन करता है। हम कहते हैं कि इन कविताओं के ही माध्यम से उनके अंदर बार बार पढ़ने की जो क्षमता है वो उसे प्रेरित करता है, उसे विकसित करता है, क्योंकि उसमें वह क्या करता है, आनंद उठाता है। जब उसे पढ़ने की आनंद मिलेगा तभी वह आगे चलकर एक
या पढ़ने की या पाठक के रूप में या कुशल पाठक के रूप में वो तैयार हो सकेगा। अगर ऐसी मनोरंजन संबंधी सामग्री प्राथमिक स्तर के छात्रों के समक्ष नहीं रखा जाता है या नहीं है तो छात्र कभी भी एक कुशल पाठक के रूप में तैयार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मनोरंजन संबंधी हो गई, समाज उपयोगी हो गई, रसात्मक हो गया, रुचिपूर्ण सामग्री हो गई, और जो है भाषा हो गया, सरल एवं बोधगम्य भाषा हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्तर की छात्राओं के पठन या कुशल पाठक बनाने के लिए छात्रों को इन सामग्रियों का हम उपयोग करेंगे, तभी एक वो आगे चलकर माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर वह एक कुशल पाठक के रूप में हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए बताया गया है कि इन सामग्रियों का प्रयोग करके उन्हें ये पठन करने में या पढ़ने की कुशलता को या कौशलता को जो है पूर्ण रूप से मनोयोग के द्वारा उनके अंदर ये विकसित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी 10 सामग्रियाँ बताई गई हैं। इन्हीं 10 सामग्रियों के माध्यम से बच्चा अगर अपने जीवन में या छात्रों को उपयोग कराया जाता है शिक्षक के द्वारा प्राथमिक स्तर पर, तो छात्र जो है एक कुशल पाठक के रूप में अपने भावी जीवन को तैयार कर सकते हैं। आगे हम आपको जो है आनंद के लिए पठन पढ़ाएंगे कि आनंद के लिए कैसा पठन होता है, कैसे पठन किया जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने बताया आपको जो है सामग्रियों के बारे में पठन करने के लिए। अब हम देखेंगे आनंद के लिए पठन, मतलब जो पठन किया जाएगा, जो पठन करते हैं छात्रों में, जो पठन करने की प्रक्रिया होती है किस लिए है, वो आनंद के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ कैसा आनंद के बारे में बात किया जा रहा है कि जब पढ़कर उसका जो है आनंद उठा सके, भाव उसका उठा सके, उसके भावों को ग्रहण कर सके, ग्रहण करके उसका आनंद ले सके, उसके लिए पठन के बारे में बात किया जा रहा है। तो उसके लिए जैसे आप देख लीजिए कि सामान्य रूप से पठन क्या है, औपचारिक है। औपचारिक रूप से पठन एवं आनंद के लिए पठन आदि में व्यापक रूप से अंतर पाया जाता है। देखिए, एक है औपचारिक रूप से पठन एवं आनंद के लिए पठन, इनमें व्यापक रूप से क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। एक जो औपचारिक रूप से लोग करते हैं जीवन को किसी मार्गदर्शन पर ले आने के लिए, वो औपचारिक रूप से करते हैं कि उन्हें इसका उपयोग करना है जीवन में और जो है जिसका लाभ उन्हें मिल सके। लेकिन जो आनंद के लिए करेंगे, इन दोनों में अंतर है, व्यापक रूप से अंतर पाया जा रहा है। जो औपचारिक रूप से किया जाता है उसमें और जो आनंद उठाने के लिए पठन किया जाता है, इन दोनों में जो है व्यापक रूप से अंतर देखा जाता है। आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। जब किसी बालक को किसी कविता या गद्यांश में आनंद का अनुभव होने लगता है तो उसको वह बार बार पढ़ने लगता है। तो सामान्य रूप से कक्षा में किसी कहानी के या कहानी विशेष को छात्रों द्वारा बार बार उसे दोहराया जाता है। इस प्रकार से छात्रों में जो है पढ़ने की कविताओं में रसात्मक भाव हो सके, इसलिए उनको जो है पठन करने में जब वो रस उसका भाव ग्रहण करता है तो उसको क्या करता है, छात्र बार बार आनंद के लिए उसे बार बार जो है पठन करता है। तो इस प्रकार जैसे चांद का कुर्ता कविता को छात्र क्या करता है, बार बार उसे पढ़ता, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें वह उसका आनंद ले रहा है, उसका आनंद उसे मिल रहा है, इस चीज़ का भाव उसके अंदर हो रहा है। तभी छात्र क्या करता है, चांद का कुर्ता जो कविता है उसका बार बार पठन कर रहा है। जैसे दही बड़ा चूहों का सभा हो गया, तो इस पर क्या करता है छात्र कि इसमें क्या है कि आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद मिल रहा है। तो छात्र उसे क्या करता है कि बार बार उसे रसात्मक भाव के द्वारा उसे ग्रहण करता है, उसका बार बार अध्ययन भी
करता है। तो इस प्रकार से वो आनंद के लिए पठन कर रहा है। वहीं आप देख लीजिए कि यह कविता शीघ्र ऋतु से संबंधित है। छात्रों को शीत ऋतु के बारे में पूरा ज्ञान है और इसमें माँ बेटे का वार्तालाप हो रहा है। मतलब चांद के कुर्ते में क्या हो रहा है कि बच्चे को पता है कि ठंडी का समय है और ठंडी के समय में और माँ बेटे की बात हो रही है, चांद और चांद की माँ से बात हो रही है। तो चांद के कुर्ता में ये आनंद पूरा ले रहा है कि ठंडी के समय में एक चांद को जो उनके कपड़े चाहिए, चांद तो कभी बराबर होता नहीं है, तो उनको जो कपड़ा की मांग कर रहा है, झिगोले की बात कर रहा है, उस झिगोले के कभी छोटा कभी बड़ा होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है चांद। तो इसकी माँ उस वही चीज़ समझा रही है। तो जब छात्र जानता है कि ऋतु मौसम है, ऋतु जो है ठंडी का मौसम है और उसमें चांद के भाव को पढ़ता है, देखता समझता है, भाव ग्रहण करता है, तब उसे उस शीतकालीन का जो है लाभ उसे आनंद उसका उठाकर उस भाव को ग्रहण करता है। इसलिए वह बार बार उस कविता को पढ़ता है और उसमें उसको आनंद उठाता है। तो इस प्रकार से छात्रों में आनंद के लिए भी पठन किया जाता है, न कि औपचारिक रूप से जो पठन किया जाता है वो किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन जो आनंद के लिए पठन किया जाता है, छात्र उसमें अपने भावों को और उस मौसम का आनंद उठाने के लिए उसका जो है बार बार पठन करता है। तो इस प्रकार से जो है छात्रों में आनंद के लिए पठन कराना चाहिए विद्यालयों में, और शिक्षक को भी ये होनी चाहिए कि जो छात्र जिसमें रुचि ले रहा है उसका जो है आगे भी उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए ऐसे ही कविताओं और कहानियों का जो है प्रयोग करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, जिससे कि छात्र हमेशा आनंद उठा सके और आगे चलकर वह एक कुशल पाठक के रूप में भी तैयार हो सके। आज का वीडियो इसी पे, और अब हम इसके घटक के बारे में बताएंगे। अगले वीडियो में आपको हम घटक के बारे में बताएंगे कि पठन के घटक कितने हैं, किन घटकों से क्या आवश्यक घटक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।